जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आपको पता है पैट का नोटिफ़िकेशन हमारा आ चुका है और जो भी हमारा नोटिफ़िकेशन में बात होनी है पैट के, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे तैयारी करनी है अपनी पैट की और हमें पता है पैट का जो कैलेंडर है हमारा वो भी आ चुका है और कब-कब हमारा एग्ज़ाम होना है सब कुछ उन्होंने शो कर दिया है। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि तैयारी कैसे करनी है। तो आपके सामने यहाँ पर पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हम सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस में क्या-क्या आता है पैट के। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2025 का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम हमारा ये है। देखो, ये 2025 का है तो इसको 2026 आप यहाँ पे कर लेंगे। 2026 ठीक है। दूसरा अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा हिस्ट्री में क्या-क्या आएगा, तो भारतीय इतिहास की जब बात होगी यहाँ पर, तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो पूछा जाएगा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता होती है, वैदिक संस्कृति होती है, बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन धर्म और मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल और मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ठीक है। तो ये हमारे लगभग इसमें 12 से 13 टॉपिक हैं, जो कि हमारे हिस्ट्री के अंदर आते हैं। ऐसे हिस्ट्री के बाद हमारा यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो जाते हैं, ज्योग्राफी हो जाती है, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी हो जाती है, उसके बाद में भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन हो जाता है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान हो जाता है, प्रारंभिक अंकगणित हो जाता है, दूसरा हमारा हिंदी हो जाती है, सामान्य इंग्लिश हो जाती है, तर्क एवं रीजनिंग हो जाती है और जनरल अवेयरनेस हो जाती है। उसमें हमारा कुछ करंट अफेयर्स का पार्ट भी आता है। तो यहाँ पर और क्या-क्या आता है इसमें सर हमारा, तो अपठित गद्यांश तथा विवेचन एवं विश्लेषण, जो कि 2 नंबर लगभग प्रत्येक 5 प्रश्न इसमें होते हैं हमारे। और दूसरा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी 2 आएँगे, ये भी हमारे प्रत्येक 5 प्रश्न होंगे इसमें। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण आएगा, इसमें भी हमारे 5 प्रश्न होंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि सर मेहनत तो हमें अच्छी खासी करनी पड़ेगी। अब देखो ध्यान से, एक यहाँ पर इंडेक्स में हमारा पूरा का पूरा सिलेबस इन्होंने अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय इतिहास की। तो देखो, भारतीय इतिहास में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में अब देखो, ये जितने भी हम यहाँ पे टॉपिक कवर करते जाएँगे उन पर हम टिक लगाते जाएँगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता होगा, जिसको आज हम यहाँ पे खत्म करेंगे। ऐसे ही हमारे लगभग 13 वीडियो लगेंगी ये हर टॉपिक को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो हम बस बने रहो, हम जल्दी से जल्दी इनको यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करेंगे। सिलेबस अच्छा खासा है, वाइड सिलेबस है, तो हो सकता है एक-एक दिन में 2-2 वीडियो भी बना करके आपको प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है सर, चलिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके। तो भारतीय इतिहास की यहाँ पे बात करेंगे हम और भारतीय इतिहास में सबसे पहला हमारा टॉपिक हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। देखो ध्यान से, अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात होगी तो सर सबसे पहले बात करेंगे, चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के टीलों का पता लगाया था। ठीक है, तो किसने लगाया था? चार्ल्स मैसन ने लगाया था। ये बात आप यहाँ पे याद रखें। कब लगाया था सर? तो 1826 में लगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, ध्यान रखना, इसको हम 2-3 नाम से जानते हैं। सबसे पहला नाम हमारा क्या हो जाता है? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम हमारा सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है। और हमारा यहाँ पर जो तीसरा, 1 मिनट गाइस, मैं ना यहाँ पर अपनी वीडियो लगा लेता हूँ, ठीक है। वीडियो लगेगी तो आपसे मैं अच्छे खासा इंटरेक्शन कर पाऊंगा, ठीक है। मैं भूल गया लगाना उसको, फेस कैम को। ठीक है दोस्तों, चलो देखो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आपको समझ में आ रहा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता व सैंधव सभ्यता, देखो इसको सैंधव सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं, याद रखना। जानते 1853 में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वे किया। किसने किया था सर? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब किया था? 1853 में। तो याद रखना 1826 जो है हमारी, उसमें सिंधु घाटी के जो टीले हैं उनका पता किसने लगाया था? चार्ल्स मैसन ने। 1826 में चार्ल्स मैसन ने और 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उन्होंने हड़प्पा के जो टीले हैं उनका सर्वे किया था, ठीक है। और नवीन शोधों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 8000 वर्ष पुरानी है, जो आज के हमारे सोर्स हैं उनके अगर हम ऊपर जाते हैं तो, ठीक है। दूसरा, उसके बाद हम बात करते हैं सर इसका भौगोलिक विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाता है। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे, तो जो भौगोलिक विस्तार की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। इसको मैं ज़ूम और कर लेता हूँ।
देखो, अगर हम इसके भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं, तो सर जो भौगोलिक विस्तार है हमारा, तो इसको आप एक ग्राफ बनाओ, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होता है ना, इस तरीके से। तो जो उत्तर वाला सिरा है हमारा, वो जो कि मांडा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये सबसे उत्तरी सीमा हो जाती है हमारी, ठीक है? तो सबसे उत्तरी सीमा कौन-सी हो जाती है? मांडा हो जाती है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। सबसे दक्षिण की कौन-सी हो जाती है? दैमाबाद हो जाती है, जो कि महाराष्ट्र में है, इसको दक्षिण सीमा के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है? अच्छा, ये हमारा पूर्व में क्या हो जाता है? तो सर उसका नाम है आलमगीर। क्या नाम है? आलमगीरपुर, ये पूर्व में हो जाता है। ये पूर्वी सीमा में पड़ता है, जो कि है हमारी उत्तर प्रदेश। क्या रहा है सर? वो हमारी उत्तर प्रदेश हो जाती है। उसके बाद हमारा अगला आता है सुत कागेडोर, जो कि पश्चिम में पड़ता है, पश्चिमी सीमा में आता है, और ये हमारा बलूचिस्तान में। तो सबसे उत्तरी वाला जम्मू कश्मीर में, दक्षिण वाला महाराष्ट्र में, पूर्व वाला उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी वाला बलूचिस्तान में, ठीक है? तो और ऊपर, सबसे ऊपर हमारा क्या पड़ता है? मांडा। दक्षिण में क्या करता है? दैमाबाद। और पूर्व में क्या पड़ता है हमारा? सुतकागेडोर, और सॉरी, पश्चिम में सुतकागेडोर, और पूर्व में पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, ठीक है? अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर की फैली हुई सभ्यता हमारी ये हो जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप की है। वो कैसी शेप की सर हमारी? वो ट्रायंगुलर शेप की है, याद रखिएगा, ठीक है? इसके अब सबसे पहले हम बात करेंगे सर, इसके काल का निर्धारण कैसे होता है, कि ये किस टाइम पीरियड में यहाँ पर हमारे सिंधु घाटी सभ्यता आई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता काल निर्धारण हमारा होता है, ये एक विधि होती है हमारी, कार्बन रेडियो विधि, जो आपने सुनी होगी। तो रेडियो कार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। तो 2500 से 1700 ईसा पूर्व, ठीक है? तो ये बात हम यहाँ पे याद रखेंगे। तो कब से कब तक सर हमारा? 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक हमारा इसमें टाइम पीरियड माना गया है। तो याद लिख लेना, थोड़े-थोड़े नोट्स बनाते रहो। तो 2500 से लेकर के हमारा 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल निर्धारण हुआ है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, तो कुछ विद्वान हैं हमारे, और उन्होंने कुछ समाप्ति यहाँ पर बताई हुई है, तो हमें लगभग 2-3 है जो इम्पोर्टेंट है, वैसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल काफ़ी प्रचलित नाम है, आपने सुना होगा जॉन मार्शल का। इन्होंने टाइम पीरियड जो इसका बताया था 3250 से लेकर के 2750 तक बताया था, यानी कि लगभग 500 वर्ष, 500 साल तक हमारी सिंधु घाटी सभ्यता रही थी। 3250 से लेकर के 2750 सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हमारा यहाँ पर आप और देखेंगे, तो डीपी अग्रवाल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2300 से लेकर के 1750 इन्होंने बताया था, किसने? डीपी अग्रवाल ने। किसने बताया था सर? डीपी अग्रवाल ने हमारा यहाँ पर 2300 से लेकर के 1750 इन्होंने बताया है, ठीक है? याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम एक और अर्नेस्ट अर्नेस्ट मेके, और याद रखो, इन्होंने 2800 से 2500 बताया था। लगभग 300 साल हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता चली थी। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या हो गए, या कुछ विद्वान हो गए, और उनकी पुस्तकों में जो निर्धारित समाप्ति लिखी हुई है वो हो गई, ठीक? उसके बाद में आते हैं हम यहाँ पे, ऐसा मत है कि नए आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्वान रही, तथा लगभग 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में थी, यानी कि एकदम टॉप पे थी, टॉप पे। हर चीज एक बार अपने पीक पे जरूर आती है, तो ये अपने कहाँ पर थी? टॉप पे थी, ठीक है? ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। समझ में आई बात आपको इतनी? ठीक है, 2200 से 2000 के टाइम पीरियड में। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं और काल निर्धारण का महत्वपूर्ण जो स्रोत है, उत्खनन हमारा प्राप्त होता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं का काल निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त होता है, यानी कि जो हमारा उन्होंने उत्खनन किया था उससे हम इस पर डिसाइड करते हैं। इस सभ्यता के अंतर्गत कम से कम 4 प्रकार की प्रजातियां, जो कि निम्नलिखित हैं, 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी उस टाइम पर। पहला हमारा हो जाता है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। क्या हो जाता है सर? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ठीक है? दूसरा हमारा हो जाता है भूमध्य सागरीय। कौन सा हो जाता है? भूमध्य सागरीय हमारा दूसरा यहाँ पे हो जाता है, जो कि सबसे ज्यादा फेमस हमारे यहाँ पर रहा है, भूमध्य सागरीय। थर्ड नंबर पर हमारा आता है अल्पाइन। क्या आता है सर? अल्पाइन आता है। और फोर्थ नंबर पर आता है हमारा मंगोलाइड। तो इंपोर्टेंट है, पहला है हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा भूमध्य सागरीय, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई है, थर्ड नंबर पर अल्पाइन आता है, फोर्थ नंबर पर हमारा आता है मंगोलियाड, ठीक है? तो प्रोटो, भूमध्य और अल्पाइन और मंगोल, ठीक? ये याद यहाँ पे आप रखेंगे। उसके बाद हमारे कुछ विद्वान आते हैं, और विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता जो है वो कौन कौन यहाँ पर हुए हैं उसको देखो। सबसे पहले डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप हमारे आते हैं। उन्होंने बताया था सर ये आर्य हैं, ठीक है? विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। ऐसा होता है कि जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता
थी तो आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 10 लोग 10 राजा जो है वो आर्यों से लड़ने गए थे। आर्यों का एक राजा था सुदास। तो सुदास ने उन 10 के 10 राजाओं को हरा दिया था, जो कि 10 राज युद्ध के नाम से भी हम उसको जानते हैं। आगे जब हम ऋग्वेद पढ़ेंगे ना, उसमें उसके एक मंडल में उसका जिक्र भी है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने, जो विद्वानों के अनुसार है, सिंधु घाटी सभ्यता ने उसका निर्माता जो है वो माना है किसको? आर्यों को माना है कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता बसाई थी। जो हमारे गॉर्डन चाइल्ड्स हैं, उन्होंने बताया कि सुमेरियन थे। कौन थे? सुमेरियन थे। इनके निर्माता सुमेरियन थे। मोर्टिमर व्हीलर हैं, उन्होंने बताया कि इसके निर्माता जो थे वो दास एवं दस्यु थे। कौन थे सर? दास एवं दस्यु थे, ठीक है। राखलदास बनर्जी ने बताया कि सर ये द्रविड़ थे। कौन थे ये? द्रविड़ थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अलग अलग बताया इन्होंने। राखलदास बनर्जी ने बताया कि द्रविड़ लोगों ने इसकी स्थापना करी थी, इसके निर्माता द्रविड़ थे। मॉर्टिमर व्हीलर ने बताया है कि इसके जो निर्माता थे वो दास एवं दस्यु थे, ठीक है। गॉर्डन चाइल्ड ने बताया कि इनके जो निर्माता थे वो सुमेरियन थे, और डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने बताया कि इनके निर्माता आर्य थे, ठीक है। किंतु अधिकतर विद्वान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर द्रविड़ को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता मानते हैं। तो इसमें सबसे टॉप पर कौन आ जाता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं वो हमारे द्रविड़ हो जाते हैं, जिन्होंने इसकी लगभग लगभग पूरी तरीके से स्थापना की थी, ठीक है सर। चलिए, अगला हमारा आता है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, ठीक है। कुछ प्रमुख हमारे स्थल हो जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस सभ्यता से संबंधित पुरा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख देशों जैसे कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त किए जाते हैं। तो 3 देश इसमें हमारे इंक्लूड हो जाते हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो अगला यहाँ पर हमारा आता है, देखिए, तो 3 देश हो गए हमारे, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद अफगानिस्तान में मुंडीगाक तथा सोरतुगई जैसे 2 हड़प्पा स्थलों के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो अफगानिस्तान से 2 हमारे साक्ष्य मिले हैं, किस किस के? एक तो है हमारा मुंडीगाक, दूसरा है सोरतुगई। कौन सा? दूसरा सारतुगई हो जाता है, ठीक है। तो मुंडीगाक और सारतुगई हमारे अफगानिस्तान में, मुंडीगाक और सारतुगई अफगानिस्तान में है, ठीक है। दोनों हड़प्पा स्थल हैं, ये याद रखिएगा। अगला आता है हमारा बलूचिस्तान में। क्या है सर? बलूचिस्तान में, दक्षिणी बलूचिस्तान में सैंधव सभ्यता के कई पुरास्थल स्थित हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण मकरान का तट है। तो मकरान का तट कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, मकरान तट प्रदेश पर मिलने वाले अनेक स्थलों में से पुरातात्विक दृष्टि से केवल 3 स्थल ही अति महत्वपूर्ण हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हमारा आता है सुतकागेडोर। तो सुतकागेडोर जो है ये दास्क नदी के मुहाने पर स्थित है। सुतकागेडोर कहाँ पर स्थित है? दास्क नदी के मुहाने पर ये स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सुतकागेडोर कहाँ पर स्थित है? दास्क नदी के मुहाने पर ये स्थित हमारा हो जाता है। दूसरा हमारा आता है यहाँ पर सोत काकेहे, ठीक है। सोत काके कहाँ पर है? तो ये सादी कोर नदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पर है? सादी कोर नदी के मुहाने पर ये स्थित हो जाता है। तो आप सुतकाउर याद रखो और बालाकोट याद रखो। बालाकोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विंदार नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। तो सुतकागेडोर दास्त नदी के किनारे पर हो गया और बालाकोट विंदार नदी के मुहाने पर स्थित हो जाता है। उसके बाद आती है सर हमारी उत्तर पश्चिमी सीमांत। यहाँ सारी सामग्री गोमल घाटों में केंद्रित प्रतीत होती है, जो अफगानिस्तान जाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग हो जाता है। तो गोमल घाटों में हमें प्रतीत होती है। अगला आता है सिंध। सिंध में देखेंगे यहाँ पर हम, तो सिंध में हमारे बहुत सारे मिलते हैं। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी सिंध में मिले हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे देख लेना अच्छे से। देखो, तो सिंध की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से आते हैं सर? मोहनजोदड़ो आता है, चनहुदड़ो आता है ना, जूडी रो जोदड़ो आता है, अमरी आता है, कोट दीजी आता है, और अली मुराद आता है, रहमान डेहरी आता है ना, राणा घुंगरे आता है। ये सब हमारे इसके अंदर हो जाते हैं, जिसमें से हमारा मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, ठीक है, कोट दीजी और अमरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है सर राजस्थान से हमें कौन कौन से मिले हैं? तो राजस्थान, इस क्षेत्र में सरस्वती नदी को घग्गर कहा जाता है, बस इतना याद रखना। घग्गर नदी जो कहा जाता है ना, सरस्वती नदी को, वो राजस्थान में कहा जाता है। और इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है वो कालीबंगा है। तो कालीबंगा कहाँ मिला है हमको?
राजस्थान में मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में क्या क्या मिला है? हरियाणा में स्थित महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थित राखी गढ़ी मिला है हमको, वहां पर बनवाली है और मिठातल है तथा बालू है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट है, राखी गढ़ी और बनवाली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, ये याद रखिएगा। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है हमारा रोपड़। पंजाब में सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा? रोपड़ है। और हाल ही में चंडीगढ़ में भी हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं, चंडीगढ़ में मिल चुके हैं अभी हाल में फिलहाल में। गुजरात की बात करें तो गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र तथा मैदानी भागों में 22, याद रखना 22, गुजरात में सबसे ज्यादा 22 सैन्य पुरा स्थल स्थित हैं, जिसमें 14 जो है वो कच्छ क्षेत्र में है तथा शेष अन्य भागों में स्थित हमारे हो जाते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने मिले गुजरात में? 22 मिले हैं, जिनमें से 14 कहाँ पर है? तो 14 केवल कच्छ क्षेत्र में हमारे हो जाते हैं। ठीक है, गुजरात में पाए गए प्रमुख पुरास्थलों में रंगपुर, लोथल, पाडरी, रोजदी और सुरकोटदा, नागेश्वर, कुंताशी और धोलावीरा, ये हमारे इंपोर्टेंट है जो हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में महाराष्ट्र की बात आती है। तो महाराष्ट्र में स्थित दैमाबाद आपने देखा था ना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी हमारा यहाँ पर शहर हो जाता है, और जो कि किस नदी के किनारे पर था हमारा? बताइए जल्दी से फटाफट। पुरास्थल मिट्टी से बने कुछ ठिकरे प्राप्त हुए हैं। तो दैमाबाद से क्या प्राप्त हुए हैं? मिट्टी से बने कुछ ठिकरे हमारे प्राप्त हुए हैं, जिन पर चिर परिचित सैंधव लिपि में कुछ लिखा हुआ मिला है। ताम्र मूर्तियों का एक साक्ष्य जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति से संबंध किया जाता है, दैमाबाद महाराष्ट्र नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जहां पर ताम्र मूर्तियों को एक साक्ष्य मिला है हमें दैमाबाद महाराष्ट्र से। ठीक है, उसके बाद में आती है हमारे हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर पंजाब प्रांत में स्थित है। याद रखना हड़प्पा कहाँ पर है? तो हमारा हड़प्पा रावी नदी है हमारी, जिसको परुषणी नदी भी कहते हैं, उसके लेफ्ट हैंड पर पंजाब प्रांत में। कहाँ पर है? पंजाब प्रांत, आज का पाकिस्तान, पंजाब हमारा पाकिस्तान में भी है ना, तो आज का पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना ये हमारा रावी नदी के लेफ्ट में पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिले में स्थित है हड़प्पा। ठीक है, अगला आता है स्टुअर्ट पिगट, यानी कि पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है, याद रखना। तो अर्ध औद्योगिक नगर किसने कहा है? तो पिगट ने कहा है। किसको कहा है? हड़प्पा को कहा है, याद रखना। पिगट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य का जुड़वा राजधानी भी कहा है। तो इंपोर्टेंट है, पिगट बहुत इंपोर्टेंट है। पिगट ने क्या कहा है? तो सर हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को विशाल यानी कि जुड़वा राजधानी भी इन्होंने कहा है। ठीक है, माउंट एबी एक टीला था जिस पर हड़प्पा शहर की सुरक्षा के लिए एक दुर्ग का निर्माण किया गया था, ताकि हड़प्पा शहर की वहां पे सुरक्षा हो सके। तो माउंट एबी हमारे यहाँ पर उसका नाम हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा आता है सर मोहनजोदड़ो, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो को का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों को मतलब मरे हुए लोगों का एक टीला, जहां पर बहुत सारे शव पड़े हो, जिसको मृतकों का टीला के नाम से हम जानते हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। ठीक है, तो राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक कहाँ की थी? मोहनजोदड़ो की व्यवस्था हो जाती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है, क्या क्या मिला है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। दूसरा राज मुद्राक यहाँ से मिला है हमारा मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ा यहाँ से मिला है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी की तराजू हमें यहाँ से मिली है। हाथी का कपाल खंड हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। गले हुए तांबे के ढेर हमें कहाँ से मिले हैं सर? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति जो कहाँ से मिली है? हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। और कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष ये भी हमें कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, कुंभकारों के 6 भट्टों की अवशेष जो मिले हैं ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति को द्रवी मोम विधि द्वारा बनाया जाता था। ये एक मेथड होता है जिससे मूर्ति हमारे यहाँ पर बनाई जाती हैं। ठीक है, ये कांस्य से बनी हुई थी, याद रखना। मोहनजोदड़ो से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं कि हाँ नाव हमारे यहाँ पर कैसे कैसे बनाई जाती थी, तो मॉडल यहाँ से मिले, क्योंकि नाव ही इनका बेसिक साधन था जो कि इधर से उधर जाने का होता। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो समझ में आ गया। उसके बाद में हमारा आता है सर चनहूदड़ो। तो चनहूदड़ो इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, हमारे यहाँ से याद रखिएगा, इस स्थान से हड़प्पा संस्कृति के अतिरिक्त, ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के तो अवशेष मिलते हैं, उसके साथ साथ में प्राग हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से पहले की संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं। यह स्थान मन के, वो याद रखना, चनहूदड़ो सबसे ज्यादा तो फेमस है, मन के बनाने के लिए फेमस है। चनहूदड़ो स्थान मन के, सीप,
अस्थि यानी कि हड्डी तथा मुद्रा बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मनके, सीप, अस्थि और मुद्रा यहाँ पर हमारी बनती थी। चनहूदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें भी मिली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? तो चनहूदड़ो से मिली हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? यहाँ से प्राप्त अन्य प्रमुख अवशेषों में प्रमुख है कुत्ते व बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिह्न, यानी कि कुत्ता जो है वो बिल्ली का पीछा कर रहा है, उसके पदचिन्ह हमें यहाँ से मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? ये चनहूदड़ो से। लिपस्टिक कहाँ से मिली है? चनहूदड़ो से। और अलंकृत हाथी कहाँ से मिला है? ये भी चनहूदड़ो से। और कंघा जो मिला है ये भी हमें चनहूदड़ो से मिला है। तो यहाँ समझ में आ रहा है, कंघा मिला है, लिपस्टिक मिली है, तो इसका मतलब यहाँ पर सजने संवरने का काम भी चनहूदड़ो में ही हुआ करता था, जो महिलाएं सजा करती थी। ठीक है, याद रहेगी इतनी बात। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा यहाँ पर आता है लोथल। लोथल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लोथल के बारे में देख लेते हैं। लोथल में नगर को एक ही रक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत किया गया था। मतलब ये एक दुर्गीकृत, इसको नगर को एक ही रक्षा प्राचीर से, मतलब इसमें ज्यादा रक्षा प्राचीर नहीं लगी हुई थी, मतलब इसमें डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। इसको अच्छे से क्या करा गया था, किलेबंद, क्योंकि यहाँ पर ना एक बंदरगाह था, पोर्ट था। ये लोथल बंदरगाह यहाँ पर हमारा माना जाता है। लोथल से भी नाव के चित्र या मॉडल हमें प्राप्त हुए हैं। तो दूसरा, हमें पहले नाव के चित्र और मॉडल हमें कहाँ से मिले थे, जल्दी से बताओ। लोथल सागर तट पर स्थित पश्चिमी एशिया में व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो मैंने बताया ना कि हमारा क्या था, एक पोर्ट था, यानी कि एक बंदरगाह हमारा ये हो जाता है। ठीक है, लोथल से प्राप्त अवशेषों में जहाजों की गोदी यानी कि डॉकयार्ड, मनका उद्योग के साक्ष्य। ठीक है, मन का उद्योग हमारा यहीं से होता था। 3 युगल समाधियां, देखो 3 युगल समाधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको सबसे पहले लोथल को डॉकयार्ड के नाम से जानते हैं। और दूसरा, यहाँ पर 3 युगल समाधियां मिली थी। फारस की मोहर यहाँ पर हमें मिली थी, इंपॉर्टेंट है। फारस की मोहर कहाँ से मिली थी? तो लोथल से मिली थी। ठीक है, सुरकोटदा की बात करेंगे तो सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां हमें प्राप्त हुई हैं। तो घोड़े की अस्थि हड्डी कहाँ से मिली है? सुरकोटदा से मिली हुई है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कब्रगाह भी पाई गई थी, जो कि सुरकोटदा में। तो सुरकोट से केवल इतना याद रखो कि यहाँ से हमें घोड़े की अस्थियां मिली थी, यानी कि घोड़े की हमें यहाँ से हड्डियां मिली थी। ठीक है, चलो अगला आता है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या मतलब होता है इसका? काले रंग की चूड़ियां, इसका मतलब होता है कालीबंगा में शवों का अंतिम संस्कार 3 विधियों द्वारा किया जाता था। ये 3 विधियां थी। सबसे पहले पूर्ण समाधिकरण, दूसरा था आंशिक समाधिकरण और तीसरा था दाह संस्कार। तो तीनों तरीके से यहाँ पर क्या करा जाता था, किसी भी शव का अंतिम संस्कार किया जाता था। ठीक है, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। कालीबंगा में किए गए उत्खननों से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों का पता चलता है। ठीक है, कि यहाँ पर हमारे 5 स्तर थे उत्खनन के। ठीक है, दूसरा बनवाली की बात करेंगे। बनवाली में क्या होता है? तो बनवाली में जल निकास प्रणाली का अभाव था यहाँ पर, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता वो अपने सीवेज सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छे से जाना जाता है। लेकिन बनवाली में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, कि जल निकास का यहाँ पर हमारा अभाव था। और बनवाली स्थल से संस्कृति के 3 स्तर, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। 3 सैंधव मतलब 3 सिंधु घाटी सभ्यता। एक तो प्राक बहुत प्राचीन, एक में डेवलप्ड हो चुकी है पूरी तरीके से, और डेवलप्ड होने के बाद की यहाँ पर हमारी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है धोलावीरा। धोलावीरा की बात करते हैं। धोलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक को जानते थे, मतलब यहाँ पर जल की निकासी कैसे करनी है ये बहुत अच्छे से उसको जानते थे। संरक्षण करना भी जानते थे, पानी को इकट्ठा करना भी जानते थे। धोलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। सबसे पहला भाग था दुर्ग भाग, दूसरा था हमारा मध्यम नगर और तीसरा था इसका निचला नगर। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्या 3 भागों में इसको डिवाइड कर रखा था, यानी कि एक तो किला वाला हो गया, दूसरा किले और जो निचला स्तर उनके बीच में हो गया, और तीसरा सबसे निचला स्तर हो गया जहां पर उनकी प्रजा रहती थी। धोलावीरा से एकमात्र खेल का मैदान यानी कि स्टेडियम मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हमारे कौन कौन से हो जाते हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा की स्थिति है पाकिस्तान में और ये रावी नदी के तट पर है। रावी नदी को परुषणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी हमारा पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के तट पर हमारा हो जाता है, इंपोर्टेंट है। चनहूदड़ो की बात करेंगे। चनहूदड़ो हमारा पाकिस्तान में हो जाता है, ये भी हमारा सिंधु नदी के तट पर हो जाता है। तो हड़प्पा,
मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, तीनों के दोनों पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर हमारी हो जाती है। लोथल की बात करेंगे तो लोथल याद रखिएगा गुजरात में पड़ता है और ये हमारा भोगवा नदी के किनारे पर हो जाता है। कौन सी नदी सर? भोगवा नदी के किनारे पर हो जाता है। ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है सर? राजस्थान में। काले रंग की चूड़ियां हमें मिली है और घग्गर नदी के किनारे पर हमारा हो जाता है। याद रखना सरस्वती नदी का नाम ही घग्गर हमारा हो जाता है। रोपड़ की बात करेंगे, रोपड़ हमारा पंजाब में पड़ता है और ये सतलज नदी के किनारे पर हो जाता है। तो रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में और सतलज नदी के किनारे पर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है सर आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर है सर? हमारा मेरठ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है और ये हिंडन नदी के किनारे पर हो जाता है। ठीक है। कौन सी नदी है सर? हिंडन नदी है। अगला आता है रंगपुर। तो रंगपुर हमारा गुजरात में पड़ता है और ये भादर नदी के किनारे पर हो जाता है। कहाँ पर है सर? भादर नदी के किनारे पर हो जाता है। ठीक है। बनवाली की बात करेंगे तो बनवाली हमारा हरियाणा में पड़ता है और धोलावीरा की बात करेंगे, धोलावीरा गुजरात में है। राखीगढ़ी की बात करेंगे, ये हमारा हरियाणा में है। इनकी नदी हमें गिवन नहीं है। सुतकांगेडोर की बात करेंगे, पाकिस्तान में और ये दाशक नदी के किनारे पर हो जाता है। तो सुतकांगेडोर कहाँ पर है? हमारा पाकिस्तान में हो जाता है और ये दाशक नदी के किनारे पर स्थित है। समझ में आ गई बात इतनी आपको? ठीक है सर, ओके। चलिए अब यहाँ पर हमारी आती है कौन सा लिपि आती है। लिपि क्या होता है देखिए। हड़प्पा लिपि में 64 मूल चिन्ह थे। कितने चिन्ह थे सर? हमारे 64 मूल चिन्ह मिलते हैं हमें हड़प्पा लिपि में। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1853 में सबसे पहला जो नमूना मिला था वो 1853 में मिला था हड़प्पा का। हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं। और हड़प्पा लिपि चित्रात्मक थी, इसको चित्र की तरह से चित्र बनाते थे, उसके बाद उसको समझते थे। ठीक है। ये हमारी राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। कहाँ से? राइट से लेफ्ट। याद रखना राइट से लेफ्ट हमारी कौन सी लिखी जाती थी? तो हमारी हड़प्पा लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है। चलिए अगला आता है हमारा इनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो आर्थिक जीवन की बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह जो कि लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा ये थे। याद रखना 3 इसके बंदरगाह हो जाते हैं। लोथल हो जाता है, रंगपुर हो जाता है और सुरकोटदा हमारे यहाँ पर हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में माप की दशमलव और माप तोल की इकाई 16 के गुणज में होती थी। कितने गुणज में होती थी? 16 के गुणज में होती थी। जो भी हमारा माप तोल हमारा होता था 16 के गुणज में, मल्टीपल ऑफ 16। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। भाई याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले कपास किसने उत्पादित करी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही की थी। ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में उत्कर्ष का मुख्य कारण उन्नत कृषि एवं व्यापार था। यहाँ पर सबसे ये जो इतनी ज्यादा फली फूली और इतना अच्छे से यहाँ पर लोग रहे, उसका कारण था हमारा कि यहाँ पर जो कृषि थी बहुत अच्छे लेवल की होती थी और यहाँ पर व्यापार भी बहुत अच्छे से होता था। इनका धार्मिक जीवन कैसा था? तो चनहुदड़ों में बलि प्रथा के प्रचलन का अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर बलि दी जाती थी चनहुदड़ों के अंदर। ठीक है। हड़प्पावासी पशुपतिनाथ की, मातृ देवी तथा लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। दोनों ये इन तीन चारों की पूजा करते थे। ठीक है। पशुपतिनाथ की और मातृ देवी की। अगला आता है इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत तंत्र मंत्र पर विश्वास करते थे कि भाई भूत प्रेत भी होते हैं और तंत्र मंत्र भी हमारा होता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हमारे तथ्य हो जाते हैं। जैसे हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तथा धोलावीरा, ये 4 सबसे बड़े माने जाते हैं। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, धोलावीरा हो गया और कालीबंगा हो गया। ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा शहरों की नगर योजना लगभग एक जैसी थी। इनमें सब कुछ एकदम प्रीमियम लेवल का था। ये क्योंकि मेन हमारे बड़े-बड़े शहर यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है। धोलावीरा 7 सांस्कृतिक चरणों में बटा था। 7 तो कितने सांस्कृतिक चरणों में बटा था धोलावीरा? तो 7 में बटा था, याद रखना। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा में जो शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। ठीक है। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति थी? ये ग्रिड पद्धति थी। ये कैसे होती थी? हमारी कुछ इस तरीके से हमारी होती थी। ठीक है। ग्रिड पद्धति इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? चलिए उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं घरों के दरवाजे तथा खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। कि तो क्यों खुलते थे सर? ऐसा था कि सड़क पर कोई धूल वगैरह ना आए, हम साफ सुथरे लोग रहते थे ना बहुत ही ज्यादा। ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए
ठीक है? तो ये अच्छा ये हमारे सड़क से दूसरी तरफ मोड़ खुलते थे, लेकिन लोथल में नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ही खुलते थे, जैसे कि आज खुलते हैं। आज भी हमारे घरों के दरवाजे किधर खुलते हैं? सड़क की ओर खुलते हैं कि नहीं? हाँ। तो ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था लोथल में, क्योंकि लोथल जो पोर्ट था, बंदरगाह था। कोई भी सामान लेके जाना होता था तो घर के पीछे से घूम के थोड़ी जाते हैं, इसलिए सड़क पर गाड़ी लगाई और सड़क पर से लेके भर के चले गए। ठीक है? हड़प्पा सभ्यता में लगभग प्रत्येक नगर दो भागों में विभाजित था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हड़प्पा में मिली मोहरों में सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी से निर्मित हैं। सबसे ज्यादा जो अगर हमारी बनी हुई मोहर है तो वो किससे बनी हुई है? सेल खड़ी से बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर हमारे जो तलवार से ये लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये तलवार से के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तो अगर इनको कुछ मीठा की इच्छा होती थी तो किसका यूज करते थे? ये मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है। आंशिक समाधान यानी आंशिक समाधान हड़प्पा कलश समाधान मोहनजोदड़ो तथा प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो जब आंशिक समाधान की समाधान का मतलब होता है कि सब के बारे में कुछ रिलेटेड है थोड़ा। कला आंशिक समाधान हमें हड़प्पा से मिला है, कलश समाधान हमें मोहनजोदड़ो से मिला है और प्रतीकात्मक समाधान हमको कालीबंगा से मिला है। तो आंशिक कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। कलश समाधान मिला है मोहनजोदड़ो से और प्रतीकात्मक मिला है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ, ठीक है, की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर हाथी, गैंडा, बाघ, भैंसा और 2 बारहसिंगा विराजमान थे। तो ये चारों जानवर पूछे जा सकते हैं, कौन-कौन थे? हाथी था, गैंडा था, बाघ था और भैंसा था, 2 बारहसिंगा थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, यानी कि सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे पूजा की जाती थी तो वो मातृ देवी की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। उर्वरता की देवी किसको मानते थे? धरती को ये मानते थे। पशुपति पूजा एवं वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो पशुपति पूजा एवं वृक्ष साक्ष्य के, ये पशुपतिनाथ की पूजा भी करते थे, वृक्ष की पूजा भी करते थे, तो उसके साक्ष्य हमें भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। सैंधाबाशी मुख्य रूप से सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो याद रखना, सैंधाबाशी जो मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग यहाँ पर करते थे, एकदम प्योर कॉटन पहनते थे। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से हमें पशु बलि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यवृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, यानी कि यहाँ पर लोग पर्दा भी करते थे और वैश्यवृत्ति भी थी। ठीक है, तो ये हमारे सैंधव सभ्यता में प्रचलित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि हाँ, पुनर्जन्म जैसी भी कोई चीज हमारे यहाँ पर होती है। ठीक है सर, चलिए आगे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर हम शायद छोटा सा एक रिवीजन हमारा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ प्रमुख हमारे स्थल हो जाते हैं और देख लेते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या मिला था। इनके उत्खननकर्ता हमारे यहाँ पर कौन कौन हो जाते हैं। ठीक है सर, चलिए देखो प्रमुख स्थल हो जाएंगे हमारे और यहाँ पर कौन हो जाएंगे, अवशेष यहाँ पर क्या क्या मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के जो उत्खनन करते थे वो राय बहादुर दयाराम साहनी थे। तो इनको दयाराम साहनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या मिला था हमको? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ पुरुष, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ एक पुरुष मिला था। लिंग योनि के पोषण प्रतीक मिले थे, उनकी पूजा करते थे। लकड़ी की ओखली में गेहूं तथा जौ मिला था। ये गेहूं और जौ कहाँ से मिला था? तो लकड़ी की एक ओखली थी उसमें मिला था। पासा, ताम्र, तुला तथा दर्पण यहाँ से हमें मिला था। पासा भी मिला था और ताम्र, तुला मिला था और दर्पण यानी कि शीशा, मुंह भी देखते थे ये लोग। विशाल चबूतरे वाले 6 अन्नागारों की 2 कतारें भी मिली हैं। बहुत बड़े बड़े अन्नागार यहाँ पर हुआ करते थे जिसमें अपने ग्रेन्स को ये स्टोर करते थे। कांस्य से निर्मित हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति भी यहाँ पर मिली है। वो हिरण का पीछा कर रहा है, कौन? कुत्ता। ठीक है, और यहाँ से सबसे फेमस R37 कब्रिस्तान भी यहाँ से मिला है और शंख से निर्मित बैल हमें यहाँ से मिला है। याद रखना, शंख से निर्मित क्या मिला है? बैल मिला है। स्वास्तिक तथा चक्र के साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह यानी कि प्लस का जो साइन मिला है वो कहाँ से मिला है? हमको हड़प्पा से मिला है। और सीपी का जो पैमाना मिला है वो भी हमें हड़प्पा से ही मिला है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड हमारा आ जाता है सर मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है। तो इसकी जो हमारे उत्खनन करता थे वो राखल दास बनर्जी थे। इंपोर्टेंट है, पाकिस्तान में है ये, याद रखना। यहाँ से में विशाल स्नानागार और अन्नागार मिले हैं। ठीक है, विशाल स्नानागार और अन्नागार मिले हैं। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से ही मिली है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। ठीक, नर्तकी की कांस्य मूर्ति हमें यहाँ से मिली है। जो डांस करती हुई मूर्ति है वो कांस्य की है, मोहनजोदड़ो से मिली है।
पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य भी कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। सीपी से बनी हुई पटरी, ठीक है, सीपी का पैमाना कहाँ से मिला? हड़प्पा से। बनी हुई पटरी कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी की तराजू कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी की तराजू कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है, ठीक है। उसके बाद भट्टों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो ये भी याद रखना, मोहनजोदड़ो से ही मिलते हैं। उसके बाद बात करेंगे चनहूदड़ो के बारे में। चनहूदड़ो से हमें क्या-क्या मिला है वो देखो। चनहूदड़ो की बात करें तो अनरेस्ट मेके ने इसके उत्खननकर्ता हमारे हो जाते हैं। और 4 पहिए वाली गाड़ी कहाँ से मिली है? तो चनहूदड़ो से मिली है, ठीक है। मन के बनाने का कारखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चनहूदड़ो से मिला है। वक्राकार ईंटें, चनहूदड़ो से मिली। अलंकृत हाथी, चनहूदड़ो से मिला है। कंघा, चनहूदड़ो से, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखना, लिपस्टिक भी हमारे यहाँ कहाँ से मिली? चनहूदड़ो से मिली है। लोथल की बात करेंगे तो एस आर राव, कौन है सर? एस आर राव, इंपॉर्टेंट है। फारस की मोहर कहाँ से मिली है? तो हमें याद रखना लोथल से मिली है। बंदरगाह है ये हमारा। धान तथा बाजरे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। 3 युगल समाधियां एक साथ, यानी कि जो 3 हमारे कपल थे उनकी समाधि कहाँ से मिली है? तो लोथल से मिली है। दिशा मापक यंत्र, डायरेक्शन जो हम पता लगाते हो किधर किससे लगाते थे? लोथल में, वही हमारा यंत्र मिला है। तांबे का कुत्ता मिला है और धान की भूसी में यहाँ से मिली है, ठीक है। धान का साक्ष्य तो याद रखना यहीं से मिला है। कालीबंगा की बात करेंगे तो कालीबंगा बीबी लाल और बीके थापर, ठीक है। तो बीबी लाल और थापर जो कालीबंगा के उत्खनन करता है वो माने जाते हैं। यहाँ पर हमें क्या-क्या मिलता है? तो आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ मिलती हैं। 7 अग्नि वेदिकाएँ हमें कहाँ से मिलती हैं? तो ये मिलती हैं हमको, कहाँ से मिलती हैं सर? ये कालीबंगा से मिलती हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। बेलनाकार मोहरे, ये भी हमें कालीबंगा से मिलती हैं। मिट्टी के मनके कहाँ से? था मिट्टी की चूड़ियाँ, ये कहाँ से मिलती हैं हमको? ये भी हमें यहाँ से मिलती हैं, कालीबंगा से। तो मिट्टी के मनके मिलते हैं और कांच तथा मिट्टी की चूड़ियाँ मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं हमको? कालीबंगा से ही मिलती है, ठीक है सर। चलिए, सिलबट्टा कहाँ से मिलता है? सिलबट्टा भी कालीबंगा से मिलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिलबट्टा कहाँ से मिलता है सर? ये भी हमें कालीबंगा से मिलता है, सिलबट्टा। प्रतीकात्मक सूती कपड़े, प्रतीकात्मक जो हमारे यहाँ पर प्रतीकात्मक जो समाधान था वो भी कहाँ से मिलता है हमको? कालीबंगा से। और सूती कपड़े की जो सूती कपड़े में कहाँ से मिलते हैं? ये भी हमें कालीबंगा से ही मिलते हैं, ठीक है। बनावली की बात करेंगे, जो हमारा बनावली हो जाता है, आर एस बिस्ट हमारे, इन्होंने इसके उत्खनन करते थे, आर एस बिस्ट। और हल की आकृति वाला, ठीक है, हल की आकृति वाला मिट्टी का खिलौना, हल की आकृति वाला मिट्टी का खिलौना कहाँ से मिला है सर? ये हमें मिला है बनावली से। हल की आकृति वाला मिट्टी का खिलौना, देखो हल जब भी आएगा हल तो वो बनावली याद रखना है। और तांबे के वाणाग्र में बनावली से ही मिले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जो हो जाती है वो खत्म हो जाती है। दूसरा जो हमारे यहाँ पर टॉपिक हो जाता है वो वैदिक सभ्यता हो जाता है, जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, वेरी वेरी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।